ऑफिसर्स मेस में अंग्रेजी प्रथाएं थी तो ही जाते नहीं थे वो। तो जो इंग्लिश कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उन्होंने पूछा, नथु यू डोंट कम टू द मेस? He said something like this, that high caste Hindus don't dine with British officers. This is all in that book. तो एक cockiness थी जिसे कहते नक्शेबाजी। तो नेहरू जी was insistent, नहीं। तो he said देखो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं? अनुभव नहीं है। तो ठाकुर नथु सिंह said, Mr. Prime Minister, if it's a matter of experience, what experience do you have to and that was his Waterloo. उनको बनाया नहीं गया। Brass tack सुंदर जी gave a message to the Pakistanis that देखो ये हमारा है मैकेनाइज्ड पावर। उससे पहले उन्होंने मैकेनाइजेशन पर बड़ा जोर दिया। And one turn to the right and Pakistan will be split in two. Pakistan got that message. उन्होंने कहा अब हम कन्वेंशनल नहीं करेंगे, we'll go to low intensity conflict. So in his own words, Sam Maneksha's typical humor, he says, I would have gone home as a major general, but the Chinese came to my rescue. तो जब it is commonly believed as if Dhaka was just a smooth ride. No, there's a battle of Dhalai. सगत की आप किताब पढ़ो, 6 attacks fail. सगत को खुद डाउट होने लगता है, मैं तो ढाका की सोच रहा था, ये ढलाई नहीं कैप्चर कर पाए। If India wants to craft victorious campaigns, our leadership must create Sam and Sagat by the dozen. He tells Sagat, बाकी को ऑर्डर्स दे रहे हैं कैसे तेजी से जाना है ये वो। सगत, ऑर्डर्स फॉर यू आर दैट यू विल नॉट क्रॉस मेघना। मतलब आप मेघना पहुंचोगे, उसको पार नहीं करोगे। अब आप देखिए, he knew that if Dhaka is not successful, he would have been court-martialed for defying orders. But this is risk-taking. Now, I'm not saying that this become a doctrine, but you have to sense the moment. And that is what, distinguishes the ordinary from the great. He crosses and he makes a success out of it. And he becomes this legend. But इनका असली निशाना सीरिया था। जैसे आप कह रहे थे, अब तो दिस एविडेंटली HTS वगैरह के साथ तैयारियां बड़े दिनों से। They cleverly used Turkey. उनके जो AD systems हैं 300 वगैरह, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। And Iran is exposed. First airstrike has exposed him. अभी इन्होंने ये सीरिया वाला रास्ता क्लियर कर दिया है। And the path, रास्ता खुल गया है for a more lethal airstrike. बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, it is largely Chinese in character. उनका आप इन्वेंट्री देख लें, so why did they go that way? American involvement recently. अमेरिका तो हमारी दोस्त, सीज एंड स्टार्स रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, और उन्होंने भी तो भाई द ओल्ड गुड लेसन दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर नो फ्रेंड्स, नोबडी विल कम टू योर एड, बिल्ड योर ओन कैपेसिटी। दोस्त हैं तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। कोशिश करें कि एनआरआईज पेपल का यूज करें, और जो भारत में देख रहे हैं वो स्क्रीन पे दे रहे QR कोड को स्कैन करिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और डिफेंस ऑफेंस पॉडकास्ट आज हम लेफ्टिनेंट राज शुक्ला सर के साथ करने वाले लॉन्ग पेंडिंग सैम एंड सगत। सर मेरे ख्याल से कुछ साल भर हो गया हमको वो प्रॉमिस किए हुए, तो फाइनली वी आर हियर टू डिलीवर दैट। और आज मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, तो सर ही बताएंगे। सर सैम मानेकशॉ के बारे में तो फिल्म भी बन गई, मूवी भी बन गई, हमने बहुत सारे उनके वीडियोज़ भी देखे हुए हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। तो हाउ अबाउट इफ वी स्टार्ट विद जनरल सगत? ये सगत सिंह के बारे में बताइए सर थोड़ा, कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ही वाज। और किताबें जिन्होंने पढ़ी हैं उन्होंने किताबों में तो उनके बारे में पढ़ा है, बट हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, प्लीज़ लेट देम नो अबाउट। वैभव, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और मैं आपसे आज आज्ञा लेना चाहूँगा। इसको मैं आज अपने ढंग से करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो अगर आपकी आज्ञा हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कल 16 दिसंबर है, विजय दिवस है, और इस महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि 2 विषयों पर बात करेंगे। एक तो जो आपने कहा सैम और सगत, जो कि इस वीडियो का शीर्षक है। तो मेरा ये मानना है, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनी, आई हैव नॉट सीन एनी रिसर्च टू दैट इफेक्ट, बट मेरा ये मानना है कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, सो वी ऑल नो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, द आर्किटेक्ट ऑफ 1971। सगत के बारे में लोग कम जानते हैं, बट ही इज अ कॉम्बैट लीडर who had talent for war. It's a very big word, talent for war. युद्ध कौशल में उनके जैसा कोई, एटलीस्ट जो आधुनिक इतिहास है, मैंने नहीं देखा।
और ये बहुत लोगों का ये मानना है, द प्रोफेशनल व्यू, बट समहाउ ही डिडंट गेट दी जितनी ख्याति सैम को प्राप्त हुई उनको नहीं हुई। बट उनमें एक जुगलबंदी थी, और मैं ये है आज का विषय, जुगलबंदी किस प्रकार की। इन दोनों ने मिलकर 1971 की जो महान विजय है उसको संभव बनाया। और दूसरी बात ये है कि जो चीन के साथ हमारा, जैसे मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक रिजुविनेशन, आप 1962 की ओर अगर आप चलें तो उसके बाद जो हमारी मैं कहूँगा शर्मनाक हार हुई चीन के हाथों, मनोबल भारतीय सेना का घुटनों में था, और इन दोनों ने उस मनोबल को दोबारा उभारा। सो द स्ट्रेटेजिक रिजुविनेशन विद चाइना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ। तो पाकिस्तान तो है ही, और बिगेस्ट मॉडर्न विक्ट्री इन मॉडर्न टाइम्स जैसे कहते हैं 1971, एंड चाइना। तो इनका दोनों का इसमें योगदान था और एक जुगलबंदी सी थी। तो इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले मैंने सोचा आज हम इस पे भी बात करें कि भारतीय सेना की जो सैन्य नेतृत्व की प्रथा और प्रणाली, लीडरशिप इकोसिस्टम, जिसकी उपज सैम और सगत थे, उस लीडरशिप इकोसिस्टम के बिना ना सैम होता ना सगत होते। तो उस पे भी आज नज़र डालेंगे, और डिफरेंस थोड़ा सा क्या है। वी ऑल नो सम ग्रेट स्टोरीज ऑफ वैलर, जैसे विक्रम बत्रा, बाना सिंह, बट दैट इज रॉ करेज एंड वैलर। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे जनरलशिप, उस प्रकार की नेतृत्व की, क्योंकि उसके बिना भी कोई अच्छा फौजी संगठन पैदा ही नहीं हो सकता। तो इन दोनों चीज़ें पे चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि एक प्रबल और कुशल सैन्य नेतृत्व या एक फौजी संगठन का जो एक प्रबल और कुशल सैन्य नेतृत्व है, वो उसके रक्षा कवच के जैसे। If the leadership is not strong, or if it is not potent or professional, the organization will decay. तो इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। और मैं एक और आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस जो चर्चा की जो बुनियाद है, ये प्रेरित हुई है दो बड़ी अच्छी पुस्तकों से, और वो आपके व्यूअर्स मस्ट रीड देम कभी टाइम निकाल के। एक है लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी, बायोग्राफी ऑफ 12 सोल्जर्स, ये मेजर जनरल वी.के. सिंह, जनरल वी.के. सिंह नहीं, मेजर जनरल वी.के. सिंह सिग्नल्स के थे, उन्होंने ये किताब लिखी। RNW में भी थे। बहुत बढ़िया किताब है, और उसमें भी थे। इन्होंने जिस तरह से इनका चरित्र और इनके जो गुण हैं उनको कैप्चर किया है, नोबडी हैज़ डन इट। क्योंकि हमारी लिखने विखने की ज़्यादा प्रथा है नहीं, बट ही इज़ डन अ ग्रेट सर्विस। वो कभी अगर आपको मिलें, पता नहीं उनकी उम्र क्या हो गई होगी, तो उनको आप ज़रूर बुलाएं। मैंने उनको बुलाया था एग्जामी वर्क, और उससे ये है। और दूसरी पुस्तक है एक बड़े हमारे अच्छे वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, मेजर जनरल रणधीर सिंह, जो ADC थे जनरल सगत के, बाद में बने GOC 25 डे, व्हेन ही इज़ अ वेरी वाइडली रिस्पेक्टेड सोल्जर। उस किताब का शीर्षक ही यही है, सगत अ टैलेंट फॉर वॉर, टैलेंट फॉर वॉर। तो इन दोनों से ना ये है, प्रेरित है ये चर्चा। सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, and some of these are direct quotes from the book because the language is so good. So I think General V.K. says that the pantheon of Indian military leadership is wide, varied and rich. इस पे आप गौर करें। It has been a cesspool of talent, की प्रतिभा का एक जमघट है। We will see, मतलब it is talent. So this is my other conclusion. National security is a matter of talent. आप देखिए आज यूक्रेन में it is Elon Musk, generalship, Alex Karp. It is not the game for a mediocre, for mediocres. और ये जो लीडरशिप है, इसने इस सेट ऑफ विरासत में जो हमें नेतृत्व मिली है, उसके मापदंड बड़े ऊंचे हैं। एंड विद एग्जांपल्स आई विल शो यू। सो द करंट एंड सक्सीडिंग जनरेशंस, जो आज का नेतृत्व है और जो आने वाला नेतृत्व है, इट हैज़ अ वेरी हाई बार टू लिव अप टू, क्योंकि मापदंड इतने ऊंचे हैं। और बहुत बार हमें, जैसे हम थे, हमारा सिलेबस वगैरह पढ़ाई, हमको मिलिट्री, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन, हम मॉन्टगोमरी के बारे में पढ़ते थे, गुदेरियन, पैटर्न, अच्छा है, बट कभी हमको इसके बारे में, अब वो चेंजेस हो रही हैं। वी हैव सच ग्रेट लीडरशिप ऑफ आवर ओन, पर उस पर हमने तवज्जो कम दी है। तो कुछ ये जो सैन्य नेतृत्व है जिसकी मैंने बात की है, ये जो दिस इकोसिस्टम, उसके जो मुख्य किरदार हैं उनके बारे में बात करते हैं। Look at Field Marshal Sam Kariappa.
ही सेट द टोन फॉर ट्रेडिशंस ऑफ अपोलिटिकलिटी। और देखिए उसको सैम ने बड़ी अच्छी तरह आगे जाके और बताया। वंस ही वाज आस्क्ड व्हाट इज योर व्यू ऑफ अपोलिटिकलिटी, ही सेज वी आर डीपली पॉलिटिकली कॉन्शियस बट कॉन्शियसली नॉट पॉलिटिकली कमिटेड। मतलब हम समझते सब हैं, बट एक पवित्र स्तंभ है। इट इज़ अ सेक्रेड डिसीजन दैट वी हैव टेकन नॉट टू गेट एम्ब्रॉयल्ड इन पॉलिटिक्स। अब आप बाकी सेनाओं का हाल देखें, पाकिस्तान, ये वो, यू विल रियलाइज व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इट इज़ अ वाइज डिसीजन। करियप्पा साहब ने उसकी नींव डाली, मैनेकशॉ एंड ऑल टुक इट अक्रॉस। सेक्युलर फ्रेम एंड ईथॉस ऑफ अपराइटनेस। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आई एम टोल्ड करियप्पा वन डे केम होम, वो जल्दी आ गए, और ही वॉज लुकिंग फॉर हिज सन। तो पता लगा वो स्कूल से नहीं आए। तो ही आज कैसे, तो आई थिंक एडीसी टोल्ड हिम कि सर कुछ वो आज प्रॉब्लम हो गई थी, बस में हमने स्टाफ कार भेज दी। ही ऑर्डर्ड द कोर्ट मार्शल ऑफ हिज एडीसी जस्ट फॉर सेंडिंग द स्टाफ कार। वो हुआ नहीं, बट दिस वॉज अपराइटनेस, रेज, कि स्टाफ कार क्यों भेजी लड़के को लाने के लिए। एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स। So we were so lucky to have people like him because they set these traditions, secular ethos, uprightness. एक करियप्पा साहब थे। We had brilliant field commanders. अभी जनरल मनोज पांडे engineers के थे, but we had प्रेम भगत। World War II में उनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया, माइन ब्रीचिंग वगैरह में। When it was very dangerous, Victoria Cross is the highest gallantry award given in British times to Commonwealth countries. और यही प्रेम भगत 62 की हार के बाद एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट बनी थी, विच वॉज अ वेरी प्रोफेशनल रिपोर्ट ऑफ रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स which went into the reasons of 62, and it is a report on the basis of which इंडियन आर्मी का जो 62 की हार के बाद जो रिफॉर्म हुआ, हेंडरसन ब्रुक्स उसके ये मेंबर थे। सो वीरता और बुद्धिमता का मिश्रण देखिए भगत में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। गैलेंट्री, विक्टोरिया क्रॉस, एंडरसन ब्रुक्स एज अ रिपोर्ट। ये तो आज हम कहते हैं ना, थिंकिंग सोल्जर्स, थिंकिंग जनरल्स, दीज आर ऑक्सीमोरॉन्स। बट व्हाट जनरल इफ यू कांट थिंक? लुक एट भगत एंड ऑल। अरे वीरता भी थी, ये भी थी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, लायन ऑफ नौशेरा, 36 साल की उम्र में उनको वीरगति प्राप्त हुई। He got a महावीर चक्र, Lion of Nowshera. देखिए तो महावीर चक्र, 36 years. So if you want any of these examples, ये देखिए जोरू बख्शी, most generals get AVSM और ये, these are for distinguished service. He won a gallantry award in every rank from company to divisional commander. मतलब company commander, battalion commander, brigade, gallantry award. MVC, VRC, SM, सेना मेडल, गैलेंट्री। तो हर रैंक, हर ओहदे पर गैलेंट्री अवार्ड। These are some characters to emulate. Why do you need to go to anybody beyond the Indian system? लेफ्टिनेंट जनरल ठाकुर नत्थू सिंह, इनकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। He's a fascinating persona. He was a fearless nationalist. क्या कहते हैं, निडर राष्ट्रवादी थे। 1930-1940 के दशक में he was known for his anti-British views. He was nicknamed फौजी गांधी, anti-British. उनके बारे में ये लिखते हैं वीके सिंह साहब, उस समय 1930s-40s में वो बात कर रहे हैं टू फ्रंट थ्रेट। ही इज सेइंग व्हाट जो रक्षा खर्च है उसके बारे में, एडिक्वेसी ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। कैन यू सी फार साइटेडनेस? मैं उसको 3-4 बार पढ़ा, एंड इट इज विद फुटनोट्स। दूरदर्शिता देखिए आप नत्थू सिंह की। एक दिस अ ह्यूमरस स्टोरी। सर, इट इज नत्थू सिंह जिन्होंने, बिकॉज नेहरू चाहते थे, नेहरू चाहते थे कि ये फौज वो एक, मैं अभी सुनाता हूँ कहानी। वो कहानी में उस पर मैं आ रहा हूँ। और लीडरशिप लेसन्स, सुभाष चंद्र बोस से उनकी बड़ी मुलाकातें हुई हैं। ही वाज अ बिग, गहरी मित्रता थी उनके बीच। तो ये सुभाष चंद्र बोस हैड लिव्ड, द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। ही वाज सच अ मैन। 2 दशकों के बाद जब INA ट्रायल शुरू हुआ तो मेनी इंडियन जनरल्स केप्ट क्वाइट, ही स्पोक आउट। सो आई एम सेइंग करेज, ट्रूथ टू पावर, ये सब जो चीज़ें थी ना, उनके बारे में बताया जाता है कि एक
ऑफिसर्स मेस में अंग्रेजी प्रथाएं थी, तो ही जाते नहीं थे वो। तो जो इंग्लिश कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने पूछा, नथु, यू डोंट कम टू द मेस? So he said something like this, that, high caste Hindus don't dine with British officers. This is all in that book. तो एक cockiness थी, जिसे कहते हैं नक्शेबाजी. There's a certain cockiness, but also look at the fairness of the British. He was a bright boy officer. जो स्टाफ कॉलेज का एक स्ट्रेटजी पेपर होता है, I believe he scored 915 out of 1000. That record is not broken till today. So the CEO writes in that his report, very arrogant, cocky, but a brilliant professional. तो ये मानना पड़ेगा अंग्रेजों के बारे, despite all this. But तो देखिए, ये जो है ना, बिरले ही अफसर होंगे जिनमें ये सब खूबियाँ होंगी. बट इफ़ यू नीड एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, दिस इज इट. और ये जो आप घटना कह रहे हैं, पंडित जी के साथ हुआ क्या, पंडित नेहरू के साथ, कि कोई एक डिस्कशन हो रहा था अबाउट फ्यूचर लीडरशिप स्ट्रक्चर्स, और नेवी और एयरफोर्स वो इस बात से मान गए कि भाई अभी उनके अंदर वो नेतृत्व कौशल नहीं था, दैट इंडियन ऑफिसर्स शुड बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट्स. सो दे स्टक विद ब्रिटिश लीडरशिप फॉर अ वाइल. बट जब ठाकुर Nathu Singh was not only, he was in touch with Sardar Baldev Singh, Sarojini Naidu, a very respected man. It was thought that he would be the chief. तो जब नेहरू जी उनसे बात कर रहे थे, तो भाई ठाकुर सिंह ने बोला, नहीं, हमारे यहाँ बड़े लोग हैं, थिमाया का नाम लिया, ये लिया, who have a lot of experience, and I think that time is ripe for a change over. तो नेहरू जी was insistent, नहीं. तो he said, देखो, एक्सपीरियंस नहीं है. एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं, अनुभव नहीं है. तो ठाकुर नाथू सिंह said, Mr. Prime Minister, if it's a matter of experience, what experience do you have to and that was his Waterloo. उनको बनाया नहीं गया. बट देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रूथ टू पावर, ये जो क्वालिटीज़ हैं, they are very valuable in the military as an institution. Others may not have it. बट आर्मी में, मिलिट्री में, और ये सब हमारे उदाहरण हैं, फ्यूचर रिफॉर्मिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, भविष्यवादी. Look at Krishnaswamy Sundar ji. Raja Ramanna, who was a nuclear physicist, said that one of the foremost exponents of IT was Sundar ji. After retirement Wellington में उन्होंने कहीं कहानी में बताई है, या कहीं टॉक में, that Sundar ji at those years, I think 1990s, had a network of 40-50 computers which he had connected, which he used to fiddle with himself. उस दौर में आप देखिए जो मैकेनाइजेशन, देखिए ब्रास टैक्स, हमारे यहाँ ब्रास टैक्स की कहानी को घुमा दिया गया है. बट व्हाट वाज ब्रास टैक्स? पाकिस्तान के साथ आर क्लियर सिग्नलिंग वाज दैट, देखिए, आप ज़्यादा वहाँ ट्रबल करेंगे ना, JNK में मिस्चिफ, वी विल ओपन अप द प्लेन्स ऑफ पंजाब, यू आर वल्नरेबल हियर, वी हैव कन्वेंशनल सुपीरियरिटी. फिर धीरे धीरे रिस्ट्रेंट के चक्कर में हमने कहा नहीं, IB और LAC में हमने फ़र्क किया, LC में, फिर हमने कहा नहीं, LC में ही जाएंगे. दिस डिफेंसिवनेस क्रेप्ट इन. With brass tacks, Sundar ji gave a message to the Pakistanis that देखो, ये हमारा है मैकेनाइज्ड पावर. उससे पहले उन्होंने मैकेनाइजेशन पर बड़ा जोर दिया. And one turn to the right and Pakistan will be split in two. Pakistan got that message. उन्होंने कहा, अब हम कन्वेंशनल नहीं करेंगे, we'll go to low intensity conflict. This was the big message of brass tacks. ये सोच उसकी थी, मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी. People also forget he made some mistakes. Blue Star and Sri Lanka. But Sumantrong Chu, in fact, today we talk of standing up. This has been इसकी श्रृंखला रही है. 67 Nathula, Sagat, 86 Sundar ji, Sumantrong Chu. तो आप देखिए ये सब चीज़ें, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. I've been College of Commandant, Combat Paper number 4, सुंदर जी साहब ने लिखा. और ये भी एक कहानी है that when he was in coma in RR hospital, I think that is the time we operationalized our nuclear deterrent. So उस समय के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, जब वो उनसे मिलने गए, वो कहानी है कि he was in coma and when he told him that we are operationalizing, his eyes opened briefly. So they connect with technology, mechanization, brass tacks, nuclear doctrine. Sundar ji. So these are, bhavishwadi, reformers, futurists, technology, outstanding professionals. SSP Thorat. He was the only general 62 se pehle. He prepared a Thorat plan
and warned the Paz to be not to take up China at this point. और ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने चीन से खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, और वो डॉक्यूमेंट एटलीस्ट जो इतिहास लिखा गया है, that somehow did not reach Prime Minister Nehru, but Nehru's greatness was that he acknowledged, and after this war उन्होंने बुलाया थोराट साहब को and said sorry I didn't get your document, और कुछ उनको ओहदा भी दिया to but look at all this थोराट प्लान जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी उससे पहले। और भी हैं इंदर गिल जो DGMO थे, JFR जेकब 1971, सुपर टैक्टिशियंस जैसे जनरल हनूत सिंह, सोल्जर्स जनरल्स KS थिमाया। And Hanuj Singh was very spiritual also. Very spiritual. I mean, people say that 71 का वो जो there is an assault, very famous assault जो पूना हॉर्स ने किया है, there was a spiritual element to it. Now, since I am not very steeped in spirituality, I cannot explain it to you, but you're right, very spiritual. झांसी में when he was the GOC, after 12 o'clock, he used to not take any calls. वो साधना करते थे ये वो. He combined spirituality with combat. But why I cannot comment greatly because I don't know spirituality. But yes, you're right. And I have seen it because I was a youngster those days. Somebody from Pune Horse, Yes. उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि he was part of that assault. Yes. He told me कि what Hanuj Singh did कि landmines बिछाई हुई थी पाकिस्तानियों ने और वो टैंक लेके जा रहे थे, तो टैंक could not cross. Hanuj Singh said कि रुक जाओ. He took off his shoes, combat shoes, वो टैंक के ऊपर चढ़े और उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया एंड उसके ऊपर ध्यान लगाया, और वो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। और वो जब उतरे वहां से he said कि चार्ज, तो लोगों ने बोला सर लैंड माइंस का, आई हैव स्पोकन टू द गॉडेस, शी हैज टोल्ड मी टू मूव, गो अहेड एंड they went in, nothing happened. And also, Vaibhav, he was the spiritual strength behind Khetrapal's bravery. उस टाइम जो CO थे ना, and a second lieutenant, उसके बीच में जो एक ट्रस्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए. You have to read Hanut and Khetrapal. It was this bond of trust, spirituality that produces the valor of Arun Khetrapal. तो बिल्कुल मतलब इतनी चीज़ें हैं. But yes, soldiers, generals, I mean, Thimaya की बात कर रहे थे. He stood up to the bullying of Mr. Krishna Menon. In those days, Krishna Menon was on the ascendant in the good books of Prime Minister Nehru, very Biggest powerful. gangster. Yeah, but he stood up to him. Yes. And he was popular and admired. जैसे कहते हैं लोकप्रिय और प्रशंसित थे. जनरल, उनके बारे में कहानी है कि कहते हैं टिमी टॉनिक. तो जैसे कहते हैं कोई भी यूनिट जिसका मनोबल कम हो, बस जनरल थिमाया की एक विजिट करा दो और he had that charisma, जैसे कहते हैं. Then they have been thought leaders. General V.R. Raghavan एक हैं, उनके आप पढ़िए, किताब है India's Search for Strategic Balance. A remarkable book. It's very important in the current challenge, China, Pakistan, emerging. What is strategic balance? General Sardesh Pandey. So the aim of telling you all this was कि look at the sheer repertoire जो हमारा गुणों का एक this bouquet. Look at it. बताइए, is it not a cesspool of talent? क्या चीज़ नहीं है इसमें? From brain, mind, body, soul, spirituality. Also, brain being connected to the spine. A brain is useless. A good mind is useless if it is not connected to the spine at the right moment. And this is the fundamental, जो संबंध है पॉलिटिशियन और सोल्जर के बीच में या जनरल के बीच में, इसीलिए इज वेरी इंपॉर्टेंट that it should be one of mutual respect, because great questions of war and peace are decided on this. और जैसे मैंने कहा है ना, प्रतिभा की एक लंबी कतार है, और ये है अगर हमें अपना जो है नेतृत्व है उसको बेहतर बनाना है, कि या उसके आने वाले दिन में उसकी रूपरेखा कैसे हो, तो ये जो अपौती है, वसीयत है, they can be nothing more valuable than this. So this is the ecosystem I wanted to speak. और अब आते हैं सैम और सगत पे, क्योंकि सैम और सगत इसी जो सैन्य नेतृत्व की जो प्रथा और प्रणाली है उसी की उपज है. और उपज ही नहीं, इन माई व्यू दे आर सोने पे सुहागा. दे आर इवन मोर
उनकी जो शख्सियत है, जैसे मैंने कहा, वो अनोखी है. इट इज़ डिस्टिंक्ट, एंड देयरफॉर द सेलियंस ऑफ सैम एंड सगत, both in terms of strategic clarity, and I think that is Sam Manekshaw's role, and tactical guile. The guile is the right word, you know. It was a strange combination of guts, wisdom, fleet-footedness, chaturai. पता नहीं इसका क्या exact word है, but that is what we need to capture, you know. और why? जैसे मैंने कहा that look at 71. कल हम इसकी बात कर रहे हैं. Without Sam, without Sagat, there would have been no Dhaka and no Bangladesh. That is their contribution. They altered the geopolitical landscape of South Asia. And of course, coming to the rescue of a country which was engulfed in humanitarian crisis. वो जो refugees की हम बात कर रहे हैं, but इनकी leadership के बिना ये होता ही नहीं. The dash to Dhaka जिसे कहते हैं. And as I said, more importantly, because they are responsible for our strategic rejuvenation with China. For both these reasons. Sam Manekshaw as GOC 4 Corps, अभी हम आएंगे, तेजपुर के जो कोर के कमांड में, and Sagat as GOC 17 Mountain Dew. वहाँ से शुरुआत होती है, नथुला, GOC 17 Mountain Dew, and Sam as GOC 4 Corps. तो पर उससे पहले हम बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में. जैसे मैंने कहा ना, इनकी अनोखी शख्सियत है. क्यों? थोड़ा सा उस पर बात करते अबाउट देयर शख्सियत और इनके जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पेशेवर जो योगदान है, वो दोनों जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं. सैम मैनेक्शॉ के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सब जानते हैं, बट मेरी एक धारणा है उनके बारे में, दैट ही वाज समबडी विद ग्रेट सब्सटेंटिवनेस एंड ग्रेविटास. बड़ा गहराव था उनके चरित्र में, बट समहाउ that tends to get masked in the flamboyance of his public demeanor. उनके बारे में जो कहानियां हैं ना, कि ये कहा वो कहा, they are true, but he was not merely flamboyant. He was a man of gravitas. जैसे कहते हैं गहराव. This is the point I want to labor on. You know, he was, in my view, Dilip Kumar with some garnishing of Devanand. बट उनको शायद देवानंद के रूप से ज़्यादा देखा जाता है. He was Dilip Kumar. And I'll give you 4 instances. तो ये जब Krishna Menon was hounding people, Sam Manekshaw was also on his list. तो ये GOC 26 Mountain Dew थे जम्मू में, और जब कृष्णा मेनन वहाँ जाते हैं तो he's mischievously asks him कि Sam, what do you think of Timaya? Timaya is the chief. तो सैम मैनेक्शा कहते हैं, सर, इन द आर्मी वी आर अंडर ऑर्डर्स नॉट टू थिंक ऑफ आवर सीनियर्स. तो कृष्णा मेनन बोलते हैं, सैम, डोंट टेल मी, यू आर अ ब्राइट मैन, आई एम श्योर यू हैव एन ओपिनियन ऑन हिम, नाउ सी हिज करेज. Which 2-star will say this to the Raksha Mantri? He says, Mr. Minister, I have an opinion on him, but I also have an opinion on you. This is guts. This is sheer guts. And he pays the price for it. जब वो स्टाफ कॉलेज में थे, उनके अगेंस्ट कृष्णा मेनन ऑर्डर्स एन इंक्वायरी, एंड माय फादर हु वाज इन द एयर फोर्स वाज डूइंग स्टाफ कॉलेज, एंड ही टेल्स मी कि हमको तो पता नहीं लगा कि उसके अगेंस्ट इंक्वायरी थी. द वे ही यूज्ड टू ऑपरेट एज इफ नथिंग वाज अमिस. दिस इज अ बिग क्वालिटी. आदमी का चरित्र उस समय जाहिर होता है व्हेन ही इज अंडर प्रेशर, जब मुश्किल में हो. And this is my father in Air Force के, तो पता ही लगा, and he was a deep trouble inquiry. Now I'll tell you about his magnanimity. When he becomes chief, one brigadier who had in the inquiry falsely deposed against him, और this is जब वो exonerate हो जाते हैं और chief बन जाते हैं, उनकी फाइल आती है उनके पास प्रमोशन में, and he has the magnanimity to write there कि this officer deposed against me. There may be a conflict of interest, so I should not be associated with this promotion. And the file goes, he marks it for somebody, file kahin aur jati hai, and this officer is promoted. No vindictiveness, no magnanimity. In his younger years, of course, he gets, I think, also the MVC, Burma mein. So valor, magnanimity, courage under fire. This is a great man. And look, this is linked to this professional, जैसे कहते हैं, conscience, courage. So in his own words, Sam Manekshaw has typical humor. He says, I would have gone home as a major general,
but the Chinese came to my rescue. तो जब वो 62 का हमला होता है, so he is sent to command तेजपुर 4 कोर, और बड़ा बुरा हाल था. नेहरू हेड ने वो अलविदा कह दिया था, असम को गुड बाय, you have to recapture the moment. Lata Mangeshkar had sung that song, and the Chinese had almost come down to the plains of Assam. आप सोचिए उस विकट स्थिति में he goes to command 4 corps, और कहा जाता है 1 हफ्ते के अंदर, now when he goes there, he gives a talk, 1-line talk. He says, "Gentlemen, I have arrived. Henceforth there will be no withdrawals," and vanishes. तो लोग कहते हैं ये वही है सैम का flamboyance, but he's very firm. He asked the army to reoccupy those positions. Now this is, his flamboyance but firmness. तो ये जो इसकी क्या कहते हैं, इसकी आहट दिल्ली तक पहुंचती. So next week, Prime Minister Nehru with the Chief General Chaudhary and Indira Gandhi, who is nobody but formally but Nehru's daughter, they are in 4 Corps headquarters. And उस पूरी विजिट का प्रमुख उद्देश्य ये है या था कि Sam should be persuaded to pull the troops back. And Nehru through Chaudhary tells him कि भाई इतनी अभी हमें इतना नुकसान हुआ है, इतने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं, this is not the time to provoke the Chinese, pull back. Sam knows the military mind, that if you don't stand up, even when you are weak, the adversary will not respect you and your own people. So he wants to send a message that the Chinese are not 12 feet tall. They are just what they are. So Sam tells General Chaudhary कि I have come, I have given my orders, this is my style. ये मेरी स्टाइल है, मैं इसी तरह कमांड करूँगा. You don't like it, send me back to Wellington or wherever. And in that conversation, Indira Gandhi, I am told anecdotally, ये जो मूवी बनी थी उसमें ये कैप्चर किया है इसको. She tells Nehru that all the generals are running away. कितना बुरा हाल है. One man is willing to stand up. Why not try him? And there also that is the beginning of a healthy respect. आप ये पिक्चर देखेंगे ना जो बनी थी. So Indira Gandhi and Sam, they momentarily exchange glances. And you can see in Indira's eyes a respect for Sam developing, which in 1971 actually flowers. It is professional respect. So the lesson is politico-military relationship must not be one of subservience. It must be of respect. Other trust, of course, under the overarching principle of complete political supremacy. But it has to be nuanced. And therefore, the troops remain. And this is the beginning of the strategic rejuvenation with China. And of course, there are other things. But this is Sam. Now you put together all these instances. तो ये हो गया सैम के बारे में. अब चलते हैं सगत. सगत की खासियत ये है. Now Sam was from a well-to-do family. थोड़ा उनका एंग्लिसाइज सा वो भी था. Sagat was totally different. But this is what is a tribute to Indian Army's professionalism. एकदम अलग शख्सियत थी. उनका चरित्र बिल्कुल अलग था. The way they were brought up was different. But in my view, Sam mentored Sagat. Professional respect. It was not one of personal intimacy. Professional mentoring. Sagat came from very humble beginnings. उनकी शिक्षा की जो शुरुआत होती है एक मारवाड़ी स्कूल से होती है. नॉट इवन हिंदी. यू सी दी ग्रेडेशन. मारवाड़ी, फिर वो एक हिंदी स्कूल में जाते हैं और फिर वॉल्टर नोबल स्कूल इंग्लिश. बट प्रतिभा की वजह से ही ग्रेजुएट्स टू दैट. एंड देन ही इन द आर्मी ही इज अ वोरेशियस रीडर, कंसेप्चुअलाइजर. ही डेवलप्स. 2 जगह से स्टाफ कॉलेज करते हैं, क्वेटा से और हाइफा से. तो एक कामदार थे वो. He came from very humble beginnings but proved himself at every point. अब शुरू में मैंने कहा था ना कि the pantheon of Indian military leadership is wide, varied and rich. It is wide, varied and rich. But when it comes, as I said, combat leadership, combat genius, sheer talent for war, there is none as remarkable and fascinating as General Sagat. इस नजरिए से देखते हैं. कामदार तो थे from very humble beginnings, but now see what happens to him. कहते हैं in war, like in any other two-sided match, the odds of winning
or losing are equal. 50-50. You either win or lose. साथ में हमको ये भी याद है Patton said that you don't win a war by dying for your own country. You win a war by making the other dash die for his country. That is the reality of वो एक winning streak. Sagat had that winning streak. Sagat beats all odds. He won each time he fought. Goan campaign, I think the campaign जो attack था was from 4 directions. The chap who reaches Goa first, Sagat. He's the architect of Goa. उनकी शख्सियत में ये था. He was impatient, imaginative, creative. As हम बात करेंगे चीजें निकल के आएंगे. Against the Chinese in Nathula, 67. Sam ने तो बस बोला that henceforth there will be no withdrawals. Sagat challenged the Chinese in Nathula. उसके बात करेंगे. अब पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है. 62 defeated, dejected army, उसको आप करो. It starts from there. Because he was so aggressive in Nathula, he's punished and sent to 101 communication zone. वहाँ एक और वो एक अफसर ढूंढ लेते हैं, मीजो इंसर्जेंसी को ठीक कर देते हैं. See, Goa, 67, and then crowning glory while spearheading the dash to Dhaka in 1971. He won on each time. So कहा जाता है कि भारतीय सैन्य इतिहास में अनेक महान योद्धा हुए हैं. वो वीर अवश्य थे. They were valorous, but विजयी नहीं हुए. People as great as Porus, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई वीर थे but विजयी नहीं थे. They were valorous but not victorious. Sagat is the eternal victor. He is valorous and victorious. Veer or Vijay. That is what makes Sagat so different. अगर आप उनके जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको आप एनालाइज करें, he understood very early in his combat career, and this is all good combat leaders understand, unlike many before him, कि जंग जो है वो उसूलों की लड़ाई नहीं, पर जंग का एक ही उसूल है, जीत. I mean, this is something you have to internalize, that wars are a matter of cunning, guile, साम दाम दंड भेद. This Sagat had, and therefore he is a combat leader of a different kind. Veer or Vijay, but because of all these qualities. अब देखिए कैसे 67 आप देखिए नथुला क्राइसिस. तो वहाँ नथुला है और जलेपला. There are 2 passes, very important passes. But माहौल ऐसा है, and Sagat is GOC 17 day in charge of Nathula. माहौल उस समय का ऐसा है कि भाई चाइनीज से एस्केलेट नहीं करना है, उनको प्रोवोक नहीं करना है. 62 की हार के बाद है. इनके कोर कमांडर थे जनरल जी बबूर, जो बाद में आर्मी चीफ भी बने. द होल मैसेज वाज अवॉइड क्लैशेस, डोंट एस्केलेट. एंड देयर आर अ सीरीज कोर के प्लान्स हैं, बाय द वे फॉर्मल प्लान्स कोर हेडक्वार्टर्स के ये हैं कि भाई अगर चाइनीज से कुछ झड़पों की संभावना बढ़ती है तो प्लीज फॉल बैक टू छांगू. आप नथुला को छोड़ दें और छांगू. सागत को पता था कि किसी हालत में मैंने नथुला नहीं छोड़ना है. सो जब ये झड़पें शुरू होती हैं, बट उस टाइम ये करना, आई थिंक किसी ने कहा है, टू चैलेंज द चाइनीज देन, वो उसकी तुलना की जा सकती है सांप के पूंछ पर पैर रखने के समान. आई मीन इट्स लाइक पुटिंग योर फुट ऑन बिकॉज चाइना इज ग्रेट देन ये वो. तो ये प्लान्स भी इस टाइप के थे. बट सगत जो है वो सांप के पूंछ पर पैर रखता है. और जब ये एस्केलेशन शुरू होता है तो जनरल बहूर सेज गेट द डिव कमांडर ऑन द लाइन. ही डॉजेस द कॉल्स. Now these are not something to be taught in academies, but these are realities. And he makes sure that he stands up, doesn't listen. Sir, somebody told me a story of Nathula. He opened artillery fire. Coming to that. So please. So coming to that, so देखो, how do you control escalation? So they say, I've seen it in Baramulla. They control the levels of opening fire, whatever, from automatics. And it's not so intimate, but there are controls. Artillery, though, definitely is, you have to inform your corps commander, who I'm sure will inform the army commander. And artillery escalations are not so, it's difficult. He opens up artillery. He opens up artillery without asking anyone. And at the end of Nathula, 2 things happen.
We lose 200 soldiers, Chinese lose 300. Jelepla is vacated, Nathula is not vacated. These are the... So combat is also about risk-taking. Usko, and the reason was that he was not scared of failure. Major Shaitan Singh was also there. I'm not too sure. I don't know that. But I'm talking of Sagat. And see what messages go. One message goes to the Chinese. And I always am a big... आज के संदर्भ में मैं भी कहता हूँ that true deterrence with China will not come from CBMs. It has to come from battalion to battalion. The Chinese will start respecting you. कि भाई हमारे भी तो 300 गए हैं. Despite all our... And the bigger message was to the Indian army again. It was initiated by Sam in Tejpur. He said the Chinese are not 10 feet tall. वो भी तो शहीद हुए हैं. So this is his great contribution and it comes from risk taking. और देखिए ये risk taking जो यहाँ शुरू होती है ना, it metamorphoses into a fine art. उसको वो एक कला बना देते हैं. And that कला, उसका जो truths, उसके जो फल हैं, वो मिलते हैं ढाका, 71 ढाका, which we will just come to. It is commonly believed as if Dhaka was just a smooth ride. No, there's a battle of Dhalai. सगत की आप किताब पढ़ो. 6 attacks fail. सगत को खुद डाउट होने लगता है, मैं तो ढाका की सोच रहा था, ये ढलाई नहीं कैप्चर कर पाए. Commanders are changed. So in war, you have to be ruthless. That part has not got captured in our history. It was not a smooth ride to Dhaka. Sagat was that architect. और जब मैं आप उसके बारे में बताऊंगा, then you will come. But this risk-taking starts in Nathula, when you stand up to the Chinese. और आप उस माहौल को समझें. देखिए, no provocation. कोर कमांडर आपको बोल रहा है कि यार सगत, and there is annoyance with this. Manekshaw is then the army commander now. So the story goes that Manekshaw is not in Calcutta. He's in Delhi. कोई आए होंगे. I think the army chief is out. So उन दोनों army commanders officiate कर देते, not vice chief. The senior most army commander would officiate. So some journalists asked him about that. कि भाई वहाँ नथुला में क्या हो रहा है? So he says, typical Sam Manekshaw, caustic remark. He says, yes, I have also heard that Sagat is up to some tricks. He's enacting Hamlet without the prince. मतलब prince दिल्ली में. But see, I have this feeling, this was half approval, half admonishment. He was happy. And later on this will come. But pressure इतना पड़ता है कि Sam भी उसको can't save him and he's moved out. He's moved out to 101 communication zone Shillong, which is almost like punishment for escalation. But वहाँ जाते हैं and he starts this meso-insurgency, कमाल कर देता है. He turns that. And then I think there is no evidence, but Sam moves him to 4 Corps and positions him for that dash to Dhaka. तो ये है. और आप देखें अभी, why is this dash to Dhaka so important? Crossing of Meghna, इस पे बात करते हैं. Because Sagat now is the architect of the only decisive core level campaign in India's military history, at least in modern times. आप बता दें मेरे को, which other corps commander has done this? Right. And this, अब इसके 2 पहलू हैं. One is of course Sam's, strategic military leadership in Delhi, is managing a politician as powerful as Indira Gandhi, जो bureaucracy है, civil bureaucracy, P.N. Haskar वगैरह के साथ, ये सब दिल्ली में. But would it have been possible without that dash to Dhaka? And would anyone have done better than Sagat? I doubt. And this is careful. इसकी जो नींव है, देखिए मजबूती कैसे पकड़ती है. गोवा से, नथुला से, you take risks, you develop that. एक जो वो हार का जो भय होता है, वो था ही नहीं उसमें. लाइक टुडे, आज ये मैच चल रहा है ना, तो कौन है, ट्रेवर, सम ऑस्ट्रेलियन, somebody commentator was saying that he doesn't fear failure. Since he doesn't fear failure, his batting style is distinct. तो उस समय कुछ इस टाइप का था. And see that dash to Dhaka, it shows the way he does it. He does heliborne operations there. आप जनरल सिहोटा वगैरह से पूछें, वो एक और है, I think एयर कमांडर चंदन सिंह. Heliborne operations when they were not even taught in our staff colleges, Weber. He was ahead of his times. और आप उनकी biography पढ़ें, he was always reading infantry journal, combat journal, always thinking, acting, never scared. So they say that, he was no slavish goat, but a free thinking sheep.
और आर्मी के बारे में क्या जनरल एक वो है कि नहीं साहब ये सोचते नहीं है, यू नो दे आर जस्ट फॉलो ऑर्डर्स, इट कैन नॉट बी डन। अब आप देखिए, और मेरे को एक ब्यूरोक्रेट ने एक बार बोला था कि इनका काम ट्रिगर दबाना है, सोचना इनका काम नहीं है, सोचना हमारा काम है। प्यूराइल कमेंट, क्या Yes. बात की जाए। एनीवे आप ये देखें, लंडन संडे टाइम्स December 1971 talking of the dash to Dhaka, and I'm quoting verbatim, it took only 12 days for the Indian army to smash its way to Dhaka, an achievement reminiscent of the German blitzkrieg across Poland and France in 1940. अब आप मिलिट्री हिस्ट्री का कोई दौर लें, the blitzkrieg was is a masterpiece of technology, speed. I'm not me, London Times, dash to Dhaka. And now when you look back, 12 days was fascinating, but you know, the strategy and characteristics were the same. Speed, ferocity, flexibility, creativity, imagination. ये लंदन टाइम्स में लिखा London Times. अबाउट जनरल सगत। Sagat's dash to Dhaka. And I have not seen Indian historians capturing it. So this is high talent, creativity, imagination. Now take this. So if India wants to craft victorious campaigns, our leadership must create Sam and Sagat by the dozen. Oh, it's not easy. You know, you have to encourage these kind of people. So there is a lesson for the army, for the Indian military, for national security. In terms of operational art, it was brilliant. Now, this is not London Times. This is General V.K. Singh. It was thoughtful, it was swift, it was audacious. मतलब उस कैंपेन के पीछे गहरी सोच थी, तेजी थी और दबंगी थी. एक risk taking is also very important, which is, you know, for success. It was a lightning strike. जनरल वीके जो हैं, जिनकी मैंने जिक्र किया उस किताब में, ही कंपेयर सगत विद जॉर्ज पैटन. जॉर्ज पैटन वाज अ हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर II. ही वाज अ मास्टर ऑफ फास्ट एंड ओवरवेलमिंग परस्यूट. और जनरल वीके लिखते हैं कि पैटन डिड इट विद अ रिट्रीटिंग एनिमी. जब पैटन केम इनटू हिज ओन, Germany was already defeated. It was retreating. But Sagat was doing it with a contesting enemy. और ये बिल्कुल गलत धारणा है that Pakistan army was very weak. Operationally, they may have lacked air power and all, but they had very strong defenses. आप पढ़ें वो ढलई फलई, they were very strong attacks, जिसके मैंने बोला था, failed attacks. So it was not that it was a walkover. ये था तंगेल एयर ड्रॉप, जनरल JFR Jacob का वो सब, but primarily Sagat. So I'm now saying that leaders like Sagat and Sam will always be rare. बिरले ही मिलेंगे आपको. तो our leadership ecosystem needs to encourage all this kind, from Karyappa, S.K. Sinha भूल गया, soldier statesman. You know, he's another guy. देखिए आप कितनी broad-mindedness है. General S.K. Sinha was, firstly, you see his great erudition. I remember मैं higher command wing commander था, और हम ये चाह रहे थे कि वो आए, हम बात करें, but he was too old. So we spoke to his son who's in the foreign service, और USA में एक talk करें, क्या I myself was there. He came, I think 84, 6 months before he passed away. बिना कागज़ के, देखिए मैं आपके सामने इतने नोट्स लाया हूँ, बिना कागज़ के वैभव. He sketched India's challenges from the days of Chandragupta Maurya. And, you know, said how the army was joined then to the क्या है वो Kitchener dispute, Kitchener-Curzon dispute, to modern day. By the way, he is the architect of ये जो reforms हो रहा है ना, CDS, VDS. He was the first chap who started speaking higher defense organization. He was that. अच्छा, उस time CDS announce नहीं हुआ था. और एक one of the student officers asked him, so should we have a CDS here? तो मैं उनके बगल में बैठा था, मैंने कहा था ये गुरखास के हैं, इसके सिन्हा, सर ये गुरखास के हैं. His answer will be, yes, we needed a CDS, and the CDS should have been Sam Manekshaw. He says, and I don't agree with him one bit. You've seen what a big fan I am of Sam Manekshaw, but see the independence of thought and the ability not to be tribal. S.K. Sinha says, we should have had a CDS, but in my view, the first CDS should not have been Sam. It should have been Air Chief Marshal P.C. Lal. I thought he was a better professional. I disagree. But why I'm recounting this to you is see the ability of these people, soldier statesmen, not to be tribal. ये देखिए,
ये सारे गुण हैं. So leaders like Sam, Sagat, Karyappa, S.K. Sinha, they're all important. But Sagat will always be rare because they were not great paragons of virtue. Sagat के बारे में और भी कहानियां हैं. So they are not paragons of virtue, but are generally unique to his times. One of India's greatest captains of war. जैसे मैंने शुरुआत की थी ना, युद्ध कौशल कि वो एक अनोखे कप्तान थे. And that's why I'm such a big fan of Sam and Sagat. And I thought ये जो आपका वीडियो है इससे ये जो सोच है ये पहुंचाई जाए. उनके बारे में आप देखिए, उनकी नजरें आसमान पे थी बट पैर हमेशा जमीन पर. ढाका बट ढलई पे. अच्छा वो तो मैं स्टोरी भूल ही गया यार, सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी. वाई 71. सो नोइंग सगत, उस टाइम के जो आर्मी कमांडर हैं, इंडियन आर्मी बड़ा ये था कि भाई शुड वी गो फॉर ढाका और शुड वी द ऑब्जेक्टिव्स बी मोर शैलो. एंड इट वाज वी वर प्रोफेशनल ओपिनियन वाज डिवाइडेड, विभाजित थी. तो जनरल अरोरा, जगजीत सिंह अरोरा वाज अ मोर कॉशियस जनरल एंड ही न्यू सगत. तो इन दैट ब्रीफिंग, ये बायोग्राफी में लिखते हैं जनरल रणधीर कि ही टेल्स सगत, बाकी को ऑर्डर्स दे रहे हैं कैसे तेजी से जाना है ये वो. सगत, ऑर्डर्स फॉर यू आर दैट यू विल नॉट क्रॉस मेघना. मतलब आप मेघना पहुंचोगे, उसको पार नहीं करोगे. एंड मेघना वाज एन ऑडिशियस चैलेंज. द रिवर वाज 3 times दैट ब्रॉडर देन राइन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. लुक एट सगत. उस टाइम तो ही सेज यस सर, बट वो एडीसी लिखता है, ही कम्स आउट सगत एंड सेज रणधीर, इफ आई रीच मेघना आई एम गोइंग टू क्रॉस इट. अब सुनो, द नाइट ही रीचेस मेघना, जब कॉल आता है कि सब आर्मी कमांडर साहब बात करेंगे, Arora is on the line, General Arora. And he says, Sagat, you recall I told you, you will not cross Meghna? Acha, he reaches ahead of all the other thrusts. So by the way, ये उसकी खासियत थी हर जगह. Others are struggling. Now you see, he says, Sir, I am a co-commander. The job of a co-commander is to exploit operational opportunities. I see Dhaka across. And I'm crossing the Meghna tomorrow morning. अब आप देखिए, he knew that if Dhaka is not successful, he would have been court-martialed for defying orders. But this is risk-taking. Now, I'm not saying that this become a doctrine, but you have to sense the moment. And that is what, distinguishes the ordinary from the great. He crosses, and he makes a success out of it. And he becomes this legend. But see how it was done. So these are the big lessons. So as I said, he was not slavish sheep, but a free-thinking goat. और अभी आप देखिए, अगर आप इन जो ये सारे बिंदु हैं इनको आप जोड़ें, there is a mentor-mentee relationship. His crossing Dhaka, Manekshaw being the chief, Hamlet without the prince, it was a strong mentor-mentee relationship, which but the good point is they complemented each other to the collective good of India's national security. So it may be some coincidence, but this. And so the last question that comes to my mind is that are generals lucky or are they good? ये भी एक सवाल. Was Sam Sagat only lucky? I mean, you can say, but would he be 4 times lucky? As somebody said, luck is preparation meeting opportunity, and good capable generals like Sam and Sagat, they sense the dangers and they feel the opportunities. So this was a kind of a monologue today, Weber. Sorry. No, but I just thought that I find this aspect of our leadership or Sam or Sagat so fascinating. तो मैं थोड़ा सा तैयारी इसकी करके आया. इसमें एक तो मैंने ये भी सुना है कि during that dash to Dhaka, some heads were also lost from the Pakistani side because they did something where they mutilated the bodies of Indian soldiers. So Sagat said कि if they have done this, then retaliate with the 10 times higher the number. Very possible. I don't know this incident. No, because this was something that told to me. This happens routinely along the LC and all this I know. These incidents, and see, therefore I'm not saying that you escalate. But deterrence cannot be established through CBMs, confidence building. They can help. And this is the challenge today in the most serious terms. So LAC के, look at our strategic rejuvenation. वो सब हुआ. Or recently, these last 4 years along the LAC, I mean, we have re-established deterrence with China.
We don't talk about it, but आपको कहानियां पता हैं. A lot of places this has been done, and that is why this thaw has been extracted. And there is nothing great about it. That's the only way it will happen. It cannot be done from Delhi or that. And I keep making this point that our diplomacy must not come to the aid of our deterrence failure. It should be the other way around. Diplomacy must ride on strong deterrence. And this is once again very much possible along the LAC. And if this time we, internalize these lessons and produce more of these leaders, and I'm not saying be stupidly aggressive. It is, but if you assert and you do all this, the lesson, as I keep saying, is that China is not 10 feet tall. It is 5 feet. It becomes 8 feet by what it does. And another 2 feet by what we don't do. तो अगर आप ये सब करें, इनका essence, but देखिए, what is the whole thing about both Sam and Sagat? I keep saying they were architects of that great victory. There's also strategic rejuvenation with China. But इसकी बुनियाद आप जाइए. बुनियाद जाती है Nathula. He pays the price, yet he doesn't give up. Mizo insurgency, his positioning to 4 core. What Sam... See, that incident of 62 is like, questioning the Prime Minister. There can be dire consequences. But this is जिसे कहते हैं professional conviction. तो इन सब का साँझ घाट है, which led to all this. And that is why these stories are so important. Or military history, I'm surprised that there is only one book. I'm also guilty of not writing, but the fact is that more people should write. And they should dissect. Sagat is such a fascinating personality for a biopic. Yes. I think it's a very great story. Sam or Sagat, it needs to be told and retold. Sir, अब जब आप बांग्लादेश देखते हैं as a military officer, so all those sacrifices, because thousands of Indian soldiers gave up their life for creating Bangladesh, वो सारा reverse नहीं हो गया? And how do you feel about it? कि मतलब इतनी बड़ी military success, इतना सब कुछ, and people who have come to power are the people you are fighting against, Jamaat-e-Islami and all these chaps. So, this is a little difficult to answer, but the fact of the matter is that there are renewed challenges. They gave us the victory, but we could not hold it up. And see, I'll give you a larger point. The point that I'm making is that एक तो चीन का तो challenge है ही, but ये जो बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाला जो इलाका है ना, sometime back we had thought that Northeast is just insurgency apart from China and the rest is settled. That is not true. Bangladesh, Myanmar वगैरह जो हैं, they are new national security challenges. जैसे हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, म्यांमार में जैसे मिलिट्री जनता का जैसे होल्ड कम हो रहा है and the areas are being ceded to those groups, insurgent groups, drugs. Is it by coincidence? I don't know, but there is something very dangerous there. And the fact that our borders are not, they are not fenced and all that, porous borders. There are great dangers to Northeast. Bangladesh mein, this business of, minorities there, which we have an obligation to protect, these are challenges. In fact, they have always been challenges, and some of it is also built into our doctrines. But we have to see, because we cannot be hapless in view of provocations. So, of course, it is better if they are settled politically, diplomatically, but these challenges will continue to occur. And we really have to keep a careful watch on what is happening here. और आप देखें ना, so just look at how national security is getting even more and more complex. China, for a while, one day we must do a show on Pakistan. That challenge is also metamorphosing in very different ways. It is not gone. और आप इधर देखें, बांग्लादेश, म्यांमार. So our neighborhood is not settled. See the larger question, how nations take their neighborhoods. I think last century or the century before that, America settled its neighborhood with great aggressiveness. So Mexico, Canada, they don't tolerate anybody. Cuban crisis को आप देख लें, periphery में कुछ नहीं. Look at how China is being assertive about its neighborhood. I think we have similar challenges. Challenges की कमी नहीं है. So I quite agree with you. We have to revisit all this. But it shouldn't surprise us. This will happen. Sir, लेकिन when has diplomacy, मतलब ऐसा कब हुआ है कि कूटनीति से आपने आतंकवाद की समस्या का समाधान किया, और दुनिया में कहीं पे भी
आई मीन अब जो जमात इस्लामी के लोग हैं या जो ये रेडिकल एलिमेंट है, अब वो तो लेके आए हैं उनको पावर में, जो अभी पावर में है बैठे हुए, तो उनके अगेंस्ट तो वो एक्ट करेंगे नहीं, आप चाहे जितनी भी डिप्लोमेसी कर लो। और उनको डिप्लोमेसी की जुबान समझ में नहीं आती बिकॉज दे आर अल्ट्रा रेडिकल ग्रुप्स। सो इवेंचुअली यू विल हैव टू डू द मिलिट्री इंटरवेंशन। अब ये आपको ये है कि भाई आप वो थ्रेशोल्ड आपने कहाँ रखा हुआ है, कि मतलब जैसे मैं ये मेरा अपना है, एवरीबडी कैन डिसएग्री विद इट, कि आप ये कहते हो कि आप एक साथ 40 मारोगे हमारे फौजी या हमारे लोग तो हम रिएक्ट करेंगे, एक एक दो दो करके तुम हमारे 150 भी मार दो तो हमें फर्क नहीं पड़ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो क्या हमने ये लूप होल्स खुद नहीं ऑफर किए हैं अपने एडवर्सरीज को? तो दे हैव, कहते उन्होंने बैकडोर ले लिया कि हम एक साथ 40 करेंगे तो दिक्कत है, एक एक दो दो करके करते रहो। तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी convergence of force and diplomacy. They cannot be isolated. So, कौन थे वो, जॉर्ज शुल्ट्ज ने कहा था कि negotiations are but a euphemism for capitulation unless the shadow of power is cast across the bargaining table. So that is very important. In fact, जयशंकर साहब भी तो यही कहते हैं कि we need military leverages for diplomacy to be effective. So in that but I once again will make this case that if you build strong deterrence, just capacities and signal those capacities across, तो intervene वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So we must build those capacities and there are. सर बांग्लादेश के लिए तो सर हमारी कैपेसिटीज हैं ही ना। तो अगर कैपेसिटीज हैं तो उनको भी मैसेज जाता है, they also know, but wiser statecraft has to be that उसकी जरूरत ही ना पड़े। and if you are strong enough कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अमेरिका ने क्या गलती की, $950 billion, but together your deterrence didn't come. So that signaled weaknesses abroad, which led to failures. So we have to see this. और force is, अगर आपका सवाल ये है कि is force an important part of statecraft? Certainly. An unbridled yes. It is a very important part of it. And on your show we said it so many times. चाणक्य वाणक्य के बारे में हमने बात की, जो उन्होंने कहा है. It is very important to keep your instrument of force in good shape. You know, it's बहुत important है in terms of capacity and also intent. अब आप देखिए, look at Israel, Middle East. मैं उस पर ही आने वाला था। तो आप देखिए, I have only one disagreement with Israel in all that they have done is that they're sometimes, so see, it's very difficult. कल मैं देख रहा था ना, वो जो they are telling you how nurses and doctors, or these Hamas was disguised as nurses and doctors, और आप कहते हैं साहब हॉस्पिटल है, but some of them have opened fire and all that. So the Israelis' challenge is very great and I'm a great respecter of IDF, but थोड़ी सी इनकी casualties बड़ी indiscriminate सी हुई है, civilian targeting. That is the only point I disagree. But you look at their statecraft. I think अक्टूबर के बाद इन्होंने ये निर्धारित किया, दे मेड अ रिजॉल्व कि साहब अब तो हमास और हिजबुल्ला नहीं, ईरान, एंड सी हाउ दे हैव डन इट. इट कुडंट बी बाय कोइंसिडेंस. हमास को काफ़ी इन्होंने तबाही पहुंचाई, और नसरुल्लाह को निकाला, 3000 वो पेजर्स. सी इट इज़ एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, एयर पावर, साइबर पावर, फायर पावर, all that coming together. Then they said, अच्छा हिजबुल्ला, वो सब किया, बट इनका असली निशाना सीरिया था. जैसे आप कह रहे थे, अब तो दिस एविडेंटली HTS वगैरह के साथ तैयारियां बड़े दिनों से. They cleverly used Turkey. What helped them was that I'm told Turkey did outreach to Assad and said कि यार इसको सुलझा लो, नहीं तो ये करना पड़ेगा, आपका ही नुकसान होगा. रशिया ने भी बड़ी कोशिश की असद को परसुएट करने की, बट असद साहब माने नहीं. एंड दिस केम टुगेदर, सो दे यूज द टर्कीज पावर टू पुश HTS टू लॉन्च एन असॉल्ट ऑन सीरिया. बट जो इन्होंने किया है ना, द बिगेस्ट गेनर इज इजराइल. दे हैव यूज दिस. आई डोंट थिंक इट इज गोलान को उन्होंने ऑक्यूपाई किया है. दी AD डिफेंसेस और जो रडार इन्होंने निकाले हैं, दैट क्लियर्स द फ्लाइट पाथ फॉर ईरान. दैट एंड इन माई व्यू, जो 26 अक्टूबर का जो हमला था, उसमें दो राय थी. वन दैट इट वाज सक्सेसफुल और इट वाज
अभी मेरे को ये लगता है, जो मैं बड़े दिनों से इमेजरी देख रहा हूँ, उनके जो AD सिस्टम्स हैं 300 वगैरह, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है. एंड ईरान इज एक्सपोज्ड नाउ. फर्स्ट एयर स्ट्राइक इज एक्सपोज्ड हिम. अभी इन्होंने ये सीरिया वाला रास्ता क्लियर कर दिया है, एंड द पाथ, रास्ता खुल गया है फॉर अ मोर लीथल एयर स्ट्राइक. और जैसे आप कह रहे थे, द regime itself is not very popular at home. Yes. So this is the big danger, a big opportunity, the way you look at it. But Israel, this is how it sees through statecraft. ये देखो साहब, they know what the point is. But if 1 year back you had told anybody that Israel will get to Iran, I wouldn't have believed it. This is that kind of, statecraft of the Israelis, which you must admire, how they meet threats far abroad. और हमारे यहाँ ये जो है ना कि power projection वगैरह, we have to start developing these capacities across Malacca, across that. सर, अगर ये बांग्लादेश टाइप चीज अगर इजराइल के नेबरहुड में हुई होती, क्या उनका भी रिस्पांस वही होता जो हमारा रिस्पांस है? हमारा तो कोई रिस्पांस ही नहीं है. इसराइल का कल्चर ही अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, सो आई एम थिंकिंग डिफरेंट. बट सी, आप उनके नज़रिए से देखें, नेतन्याहू वाज क्रिटिक्ड ग्रेटली फॉर अलाउइंग व्हाट हमास डिड. सो दे हैव आल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद बोथ. उन्होंने हमास को बड़ा पनपने दिया, बनाया ही खुद उन्होंने, बनाया ही खुद. और जब इतना सा हो रहा था, ही वाज ट्राइंग. So statecraft is a combination of all this. Sometimes one thing works, sometimes the other thing works. But I mean, अगर आप logically देखें, the first option has to be diplomacy, political outreach. But if it doesn't work, then the instrument has to be used. So it has to be a combination of all. Globally हम देखते हैं सर, जो threats हम पूरे region को देखें, ईरान की गवर्नमेंट तो लोकली पॉपुलर नहीं है. वो मतलब कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा स्ट्रोक मिलेगा तो कोलैप्स कर जाएगी. और ऑलरेडी इतने सैंक्शंस हैं, सब कुछ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब उसमें ये देखना होगा कि चाइना क्या करता है, बिकॉज चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में, $hundreds of billions उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए. तो रशिया तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, बट विल चाइना इंटरवीन टू प्रोटेक्ट ईरान? ये देखना होगा, एक चाइना फैक्टर. बट अगर चाइना इंटरवीन नहीं करता है, जो कि चाइना इज नोन फॉर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स. बट सर, क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाता है इन डिफेंस ऑफ ईरान, वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम या वो अपनी फोर्सेस भेज देता है, अपनी नेवी भेज देता है, ठीक है, वी विल प्रोटेक्ट ईरान, वी विल प्रोटेक्ट द रिजीम, देन हाउ डू यू थिंक कि फिर ये वेस्ट एशिया का फिर एक नया कॉकटेल बन के खड़ी हो जाएगी ये? एंड चाइना इज नॉट रशिया, बाय द वे. सो देखिए, ये जो आपने बात की ना, चाइना's ability to use its military to advance its interests will define China's emergence as the next power. Whether it does it, whether it shirks from doing it, and whether it can do it successfully. What my point is that you can be number 2, you can be number 3, but number 1 you can only be if you can combine economy, technology, all that with use of the military instrument. अब देखिए, आप अमेरिका की कितनी भी निंदा कर लें, they have used their military instrument, they have shed blood and treasure, they have made mistakes, but in this whole business of Syria, they have orchestrated it well, whether it is through Turkey or all that. So a great power has no option but to use its military. China has been avoiding it smartly for a long time, but this test will come. And as you rightly say, देखिए, अगर if they have backed, look how Russia has suffered. The accusation against Russia is that when push came to shove, they did not do enough to protect Assad. पता नहीं उन्होंने नहीं किया या Assad खुद ही तब. Look at the collapse of his army. Now I'm told 1 साल पहले या 2 साल पहले Russia made this offer to Assad कि भाई, our army is not professionalized, it is not professionally competent, corruption हो रहा है, let's reform it together. Assad turned down the request. Iran offered some, he turned down. अभी तो वही ना सर कि उनके जो ब्रिगेडियर्स थे, जो जनरल्स थे, उनको खरीद लिया. नहीं, खरीदा भी. और मैंने सुना, look at this, somebody says that a Syrian army general was paid $40 a month. ये जो जुलानी का HTS है, a soldier was paid $2,000 a month. Why couldn't Syria not pay? वो जो ऑयल वेल्स थे वहाँ पे, वो अमेरिका ने कर्ड्स को बैठा दिया और उसको मैनेज किया. तो ये जो सैंक्शंस,
कोई रेवेन्यू ही नहीं था. So it was a complex mechanism. But at the end of the day, देखो आप क्या 1955 to about 1975, Soviet Union is all over Middle East. Kissinger, through his diplomacy, pushes them out. Russia re-enters in Syria. When does it re-enter? When Obama hesitates to respond, जब वो chemical weapons इस्तेमाल करते हैं. So these are all opportunities. Again now, अगर इनका डील ना हुआ वो तत्रूस और वो जो क्या है खमीमी बेस पे, Russia is out of the Middle East. अब आप देखिए, अगर ईरान, China and Russia have been propping up Iran, North Korea in that great fight. अगर ईरान की मदद ना रशिया ने की ना चाइना ने की, अगर नहीं की और ना अगर ना कर पाए, you're right, then that is the end of China's BR, those ambitions, BRI plus ambitions. So this may define, and ultimately ये जो है ना कि चाइना winning without fighting, this has its limits. Yes. ये जो चतुराई है कभी तो खत्म होगी. And my assessment is that its true test will come when in how it uses its military power, whether it commits it. If you don't commit military power, you will not become great. Japan is a great example. Economically, technologically, they were unbeatable, but they didn't commit their military power. इतनी बढ़ाई होती थी एंजेला मर्केल की as you know statesman and how she turned around Germany. क्या हाल है जर्मनी का आज? So every nation in its state power has to grapple with how it will use its military. Now it's a very difficult choice. इंडिया के सामने भी by the way ये चैलेंज है, बट चाइना के सामने तो बहुत ही घनिष्ठ चैलेंज है. Whether China commits its military either directly or indirectly in the Middle East will define China's. सर एक सिनेरियो, सर आप वॉर गेमिंग करते हैं ना, लेट्स क्रिएट अ सिनेरियो कि चाइना इन्वॉल्व नहीं होता है तो रिजीम तो कोलैप्स कर जाएगी. regime collapse कर जाएगी. बट उसके बाद बिल्कुल उसके बाद जो सिनेरियो क्रिएट होगा, बिकॉज एक शिया सुन्नी डिवाइड, ऐसा नहीं कि वो रिजीम पॉपुलर अर्बन एरियाज में भले ही ना हो, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है भी वो. ठीक है, तेहरान शहर के अंदर वो अनपॉपुलर हो सकती है, रूरल एरियाज में है, रूरल एरियाज में, लेकिन वो पॉपुलर है. और जो एक शियाइट इनसिक्योरिटी है वेस्ट एशिया में, बिकॉज दे आर अ परसिक्यूटेड कम्युनिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दे आर नॉट परसिक्यूटेड फ्रॉम नाउ. उसकी एक हिस्ट्री है फ्रॉम यू नो द प्रॉफिट्स फैमिली और यहाँ तब से लेकर के अभी तक. तो वो जो इनसिक्योरिटी है, हाउ इट प्लेज आउट. और जो टनल्स हैं, आई एम टोल्ड कि अगर अब आपने भी फिलिस्तीन की टनल्स देखी हैं, अभी आपने लेबनान की टनल्स देखी हैं, अभी आपने ईरान की टनल्स नहीं देखी हैं. कि ईरान की जो टनल्स हैं वो कई हजार किलोमीटर में फैली हुई टनल्स हैं. सो वहां से फिर जो इंसर्जेंसी शुरू होगी और वो उसका इफेक्ट हमारे रीजन में आएगा, बिकॉज द कंट्री नेक्स्ट डोर इज पाकिस्तान. और हमने पाकिस्तान में सर 80s में 90s में देखा है, इवन 2000s में जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हर मुहर्रम के ऊपर, हर ईद के ऊपर, आई मीन उसका एक रिपल इफेक्ट फिर इंडिया में आता है, बिकॉज इंडिया ऑल्सो हैज अ लार्ज शियाइट पॉपुलेशन. आप खुद लखनऊ से हैं, यू नो दैट. तो एंड द शियाइट community have a very deep rooted spiritual connect with Khomeini. Let's not deny it. कश्मीर वैली में आप जाइए, डल लेक के अंदर जो घर हैं, you can tell which houses of a Shia and which houses of a Sunni, क्योंकि जो शिया हाउसेज होते हैं उनको बाहर खुमैनी की फोटो लगी होती है. सो आई मीन उसका इफेक्ट तो हमको झेलना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल. देखिए द मिडल ईस्ट में ये जो पावर गेम है, पावर का जो खेल है यूएसए और चाइना रशिया के बीच में, वो किस प्रकार का है. यूएसए हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग मच ऑफ इट्स पावर थ्रू इजराइल. इजराइल इज द फ्रंट लाइन स्टेट. तो 1967 में इजराइल को पहली चुनौती मिलती है अरब नेशनलिज्म से, इजिप्ट, जॉर्डन. और उस समय ये धारणा थी कि साहब इजराइल इतना छोटा सा मुल्क है, कोई तेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोलैप्स हो जाएगा. बट विद अमेरिकन एड एंड अ लॉट ऑफ इजरायली शार्प स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री सेंस, वो जो अरब नेशनलिज्म है दैट इज यू नो ओवरटर्न militarily, and Israel becomes invincible.
भाई सबका ये मानना था कि साहब इसराइल से ना पंगा नहीं लेना, कुछ नहीं करना. That got challenged by this Shiite crescent, जिसे आप कह रहे हैं ना, ईरान, proxies. So that was the second challenge. तो अरब नेशनलिज्म को तो चैलेंज जो था या चुनौती थी, उन्होंने उसको ठीक कर ही दिया. अब ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वाला है, ये भी लग रहा है कि दे हैव वन दैट ओवर. उसके ऊपर भी विजय हो गई, हो सकती है. अगर ये भी हो गई, अरब नेशनलिज्म फेल्ड, नाउ इस्लामिक फंडामेंटल शियाइट क्रेसेंट जो था, जिसको आप सही कह रहे हैं, what will the Sunni Arab states lesson they will learn? They will learn कि साहब, if you have to make a choice, it is better to choose the Americans rather than the Shiites. So Abraham Accord, ये वो. These are very deep questions that China and Russia has to be answered. अगर आप ये होगा, ब्रिक्स में आपका क्या सपोर्ट होगा, वो de-dollarization वगैरह की सपने आपके गए. So they are very very close connects. And you think people are not watching in Asia? देखिए, the first Cold War was cold Europe and all the wars were taking place in Asia. This Cold War is a hot Europe, but this is cold. But सब देख रहे हैं and everybody is hedging. Choice कहाँ करें? China or USA? What happens in the Middle East will have a bearing there, because now the alliance structure में जो लोग हैं, they will say, यार USA तो ज़्यादा काम का है. It backs. And if USA gets stronger here, it's good for India. So there are larger issues here, but there is a deep connect. But मेरा ये question ये है साहब कि आप देख रहे हैं, people are talking of, World War III, Cold War II. The smart way to look at it, for Indian point of view, that it is a peace dividend. आपके पास मौका है, आप प्लीज अपनी कैपेसिटीज बिल्ड करें स्पीड एंड स्केल पे. ये सब चीज़ें होती रहेंगी, बट दे आर नो गारंटीज. अगर चाइना गेट्स वीकेंड एंड यूएसए गेट्स स्ट्रेंथेंड, इट मे बी गुड फॉर अस, बट वी मस्ट बिल्ड आवर कैपेसिटीज. अच्छा, ऑल्सो यूएसए, यू लुक एट इट डिस्पैशनेटली. जो बांग्लादेश में है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. क्या हमने 71 की अभी बात की, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, इट इज लार्जली चाइनीज इन कैरेक्टर. उनका आप इन्वेंट्री देख लें, सो व्हाई डिड दे गो दैट वे? अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रिसेंटली, अमेरिका तो हमारी दोस्त, सीज एंड स्टार्स रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, और उन्होंने भी. सो भाई, द ओल्ड गुड लेसन दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर नो फ्रेंड्स, नोबडी विल कम टू योर एड, बिल्ड योर ओन कैपेसिटी. दोस्त हैं तो ठीक है, तो कीप अ केयरफुल वॉच सर्टनली, एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, जैसे आप कह रहे हैं, बट देयर इज इंडीड अ डीप कनेक्ट. बट वेदर दिस कंटिजेंसी और दैट, उसका लेसन एक है कि प्लीज बिल्ड योर कैपेसिटीज, एंड वी कैन डू इट. अब तो हमारे पास पैसे वैसे की कमी भी नहीं है, वी आर नॉट बिल्डिंग दोज कैपेसिटीज एट स्पीड एंड स्केल. बार बार हो रहा है, बट स्पीड एंड स्केल इज द पॉइंट, सो एज टू स्टैंड अप टू चाइना ऑन योर ओन. अब आप देखिए क्या कर सकते हैं. जैसे आप एक टेक्नोलॉजी ले लें, इफ इट इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर. एक एसपी का एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर निकलता है, इसका मैं आपके शो पे काफ़ी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट. बाय द वे, यू मस्ट रीड इट, एंड योर रीडर, जो व्यूअर्स हैं वो भी देखें. इट्स अ फैसिनेटिंग 2 डिकेड टेक्नोलॉजी ट्रैकर. 2003 से 2007 के बीच में जो एक रिपोर्ट निकलती है, अमेरिका लीड्स इन 60 out of 65 टेक्नोलॉजीज इमर्जिंग ऑन ऑल दीज, एंड देन चाइना डज इट्स 1000 टैलेंट प्लान और दुनिया भर की बातें जो हम आपके शो पे बात. The latest report, 2019 to 2023, who leads? China leads in 57 out of 65. USA 60 out of 65, 57 out of 65. So you can displace technologically. Good news is, India now is a distant third. पीछे है, but third है. कई टेक्नोलॉजीज में तो उसकी नंबर 2 रैंकिंग है. In out of, I think, 5 out of the 65, of 10 out of the 65, we are in the first 5. ये जो इतने हुए ना, ये AI मिशन वगैरह के फायदे हो रहे हैं. Can we now do a determined push of the China kind? कि साहब इनको करना है 10 साल में. अगर इस तरह की हम कर सके ना, it's a campaign of that sort. This is how powers become great. तो हो सकता है, संभावनाएं हैं, but we have to deal in that fashion. वो जो हैं, अभी आप देखिए स्टेट क्राफ्ट कैसे लोग प्लान करते हैं. जी इवन लास्ट टाइम, इसका हमने आपके शो पे बहुत बात किया है, ही एनालाइज्ड वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी सोवियत यूनियन. उसका एक इनके जो है वो हैंग्स यूमिन, ही सेड,
look at how USA weakened Soviet Union in the first Cold War by taking care of its fringes. उसके जो influence का जो किनारे थे. So Europe में, by creating a band of allies with the US, and here Japan, South Korea वगैरह. तो चीन ने बोला कि we must not allow the rest of Asia to go the USA way. तो उन्होंने आसियान जो कंट्रीज हैं उन पर नज़र डाली और उनको पता लगा कि आसियान 1967 में क्रिएट होता है. It is created as a pro-American grouping, but USA is not doing a free trade agreement. So China does a free trade agreement with ASEAN. अब देखिए इसका फ़र्क क्या होता है. 2000 में China's trade with ASEAN was some $45 billion. Today it is $975 billion. USA का trade was almost $1 trillion. Yes, $135 billion और बढ़ के जाता है only 450. Because of USA's hubris, lack of foresight, ASEAN, which was pro-US, today the ASEAN और चीन के बीच में it is the biggest trading relationship. When ASEAN has to make a choice, अभी ये choices की बात करें USA और China के बीच में, whom will ASEAN choose? They've got a trade relationship. So it's all very complex factors, and that is why geopolitics is so difficult to master. But and see, now we are in the big league, यार. अब हम नंबर 3 हैं, नंबर 4 हैं. You have to play the big game in all these issues. So therefore we have to इस पे क्या कहते हैं, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, and we have to take some smart decisions. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. It was a wonderful discussion. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें. सर का ट्विटर हैंडल हम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. आप उनके ट्वीट्स, क्योंकि वीडियो तो हम बहुत रेगुलर नहीं करते, लेकिन उनके ट्वीट्स आप देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. और आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है जो जियोपॉलिटिकली चल रहा होता है दुनिया में. थैंक यू सो मच, सर, वंस अगेन. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.